आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है और बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है। जी हाँ, आपका पेपर है 24 मार्च को। 24 मार्च को किस विषय का पेपर है? हिंदी विषय का पेपर है। और आप हिंदी विषय के पेपर में यानी हिंदी की कॉपी आप कैसे लिखें ताकि आपको पेपर में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखी जाती है हिंदी विषय की। और यहां पर आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ साझा करूंगा हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया था। और इस मॉडल पेपर के द्वारा ही हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल कम है। आज क्या डेट है? आज है 22 मार्च। आज 22 मार्च हो चुका है और आपके पास मात्र 2 दिनों का समय है। इसी में आपको हर वो चीज तैयार कर लेनी है जो आपसे छूट गया है। तो आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेपर होगा। आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का, मैंने कई बार बताया है वीडियोज में। और पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है 1 का के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा, जो कथन सही होगा उसी को आपको लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं कथन क्या है। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और यहां पर लिखा है मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? दूसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालना है, या प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप इस साइड में भी यहां पर डाल देंगे 1 का। और दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा जो विकल्प आपके पेपर में सही होगा आप वही नंबर यहां पर डालकर लिख देंगे। जैसे यहां दूसरा सही है तो मैंने दूसरा लिख दिया। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और आप ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी के इस साइड में ही लाइन खींचनी है और मात्र उतनी ही लाइन खींचनी है जिसमें आप नंबर ये डाल सके। और इस साइड में आपको कहीं पर भी लाइन नहीं खींचनी है। इसके बाद अगला प्रश्न यहां आप देख सकते हैं, दूसरा है खा के अंतर्गत रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। कैसे लिखा जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं 1 खा का जो सही है आंसर पहला, तो रामचंद्र शुक्ल मैंने यहां पर लिख दिया। जो भी सही होगा आप लिख दीजिएगा। इसके बाद है 1 गा के अंतर्गत प्रश्न निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो यहां उदाहरण के लिए मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, इस तरीके से लिखा जाएगा। 1 गा तीसरा नंबर मेरी असफलताएं, रचना का नाम, फिर लेखक का नाम गुलाब राय। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 1 घा के अंतर्गत गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। राइट आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। जो भी विकल्प सही होगा आप उसी को चुनिएगा। तो यहां पर 1 घा के अंतर्गत पहला विकल्प सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी मैंने लिख दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 अंगा के अंतर्गत त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो यह उपन्यास विधा की रचना है, इस तरीके से लिख देना है। 1 अंगा का पहला उपन्यास विधा। जो भी ऑप्शन सही होंगे आपको वही लिखना है। और आप इस तरीके से कॉपी का पहला पेज लिखेंगे। इसके बाद आप इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको अगले पेज में देना है। यहां पर आप देख लीजिए इस मॉडल पेपर का दूसरा प्रश्न क्या है। रीत मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो यहां पर इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या आप लिख सकते हैं या प्रश्नोत्तर नंबर भी आप लिख सकते हैं। आपको एक ही चीज पूरी कॉपी पर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या या फिर प्रश्नोत्तर नंबर, बार बार बदलना नहीं है। तो यहां पर आपको 2 नंबर डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। इसके बाद यहां पर 2 का हेडिंग क्या हो जाएगी इस प्रश्न की? रीत मुक्त धारा के 2 कवि।
पहले कौन है? भूषण और दूसरे हैं गोरेलाल। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी। अगला जो प्रश्न है 2 खा के अंतर्गत छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। कैसे लिखा जाएगा उत्तर? यहां पर 2 खा इस तरीके से आपको लिखना है और हेडिंग हो जाएगी छायावाद की 2 प्रवृत्तियां। और पहली प्रवृत्ति क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। प्रवृत्तियां आए या विशेषताएं दोनों एक ही चीज हैं। और दूसरी है रहस्यवादी भावना। तो किसी युग से उसकी विशेषता जरूर पूछी जाएगी। मैंने वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगला है यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है उत्तरायण कृत के रचनाकार हैं। तो उत्तरायण कृत के जो भी रचनाकार हैं आपको उसका आंसर लिख देना है या कोई भी रचना पूछी जा सकती है और इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर 1 पेज में देंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर 3 का और 3 का अथवा 2 गद्यांश दिए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 3 का अथवा जो गद्यांश है, इस गद्यांश का आप जो पहला प्रश्न देख रहे हैं वो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? किसी भी गद्यांश का, और यह गद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा। और यदि आप 3 अथवा की बजाय 3 का के गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 का इस तरीके से डाल सकते हैं और 3 अथवा इस साइड में भी आपको लिखना है। और पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संदर्भ। कैसे लिखा जाएगा? किसी भी गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो किसी भी गद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यदि मित्रता पाठ का होता तो यहां पर आप मित्रता पाठ लिख देते और यहां पर लेखक का नाम भी आप बदल देते। बस आपको 2 ही चीजें बदलनी है किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिखते समय। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न जो होगा इस तरीके से होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेखांकित अंश जो भी गद्यांश में हो उसकी ही व्याख्या करनी है। तो यहां पर इस तरीके से हेडिंग आपको डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या कर देनी है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने व्याख्या की हुई है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा जो प्रश्न है गद्यांश का, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी तरह से इसी यानी गद्यांश में ही मिल जाएगा। गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से आपको गद्यांश आधारित प्रश्न का उत्तर देना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको 1 पेज पर ही देना है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कॉपी के 1 पेज पर ही प्रश्न संख्या 3 का अथवा जो गद्यांश है उसके जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इसके बाद आपको अगले प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ पर देना है। इसके बाद यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 का के अंतर्गत पद्यांश है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। उदाहरण के लिए किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखें तो इस तरीके से शुरुआत के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है, यहां आप देख सकते हैं, और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। और प्रश्नोत्तर संख्या क्या रहेगी, प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, यदि खा का आप उत्तर दे रहे हैं तो 4 खा, और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि यह जो पाठ है जिस पाठ से पद्यांश लिया गया है स्वदेश प्रेम नामक पाठ है जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, और यह पाठ मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। यहां से जरूर आपसे पद्यांश पूछे जाने की संभावना है। यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा जाएगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है,
राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। बिल्कुल आसान है संदर्भ, सेम इसी तरीके से संदर्भ लिखा जाएगा यदि इस पाठ का कोई भी पद्यांश आपसे पूछा जाता है तो। इसके बाद व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डालनी है और व्याख्या कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अंत में आपको क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य। यहां पर आप काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं इस पाठ का। बिल्कुल आसान है काव्य सौंदर्य, यहां आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह महत्वपूर्ण है पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और इसका यदि आप भावार्थ सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब समय कम है और आपको तैयारी ज्यादा करनी है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि किस तरीके से आप हिंदी विषय की कॉपी लिखेंगे अपने बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपको सबसे अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो एक पेज पर आपको पद्यांश आधारित प्रश्न का उत्तर दे देना है। प्रश्न संख्या 5 का, जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद कर लेना है, मैंने बता दिया है आपको, और जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। लेखक जीवन परिचय के अंतर्गत, यानी लेखक का जीवन परिचय के अंतर्गत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, और यहां पर तीसरे नंबर पर है, इसलिए मैंने 3 नंबर यहां पर डाला हुआ है। और हेडिंग क्या रहेगी, जयशंकर प्रसाद। यहां पर भी आपको डाल देना है 5 का तीसरा, और यहां पर हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। बिल्कुल आसान है इनका जीवन परिचय। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहां हुआ था, और इनके पिता काशी के प्रसिद्ध क्या थे, दानी थे। बालक जयशंकर केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि इनके पिता परलोकवासी हो गए और घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा 1 पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका पारिवारिक जीवन दुखों से घिर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की और सन 1937 ईस्वी में इनका परलोक वास हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, जितना आपको यहां पर ब्लैक पेन से लिखा नजर आ रहा है आप सब ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। और इसके बाद आपको इनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। तो रचना कौन सी है, तितली है, कंकाल है, इरावती अपूर्ण है या कामायनी। आप किसी एक रचना का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 5 खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। तो मैंने कवियों का भी जीवन परिचय बता दिया है कि कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार कर लेने हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे, 3 नंबर जीवन परिचय से यहां भी आपको मिलने वाले हैं। इस तरीके से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, और तीसरे नंबर पर नहीं है, यह दूसरे नंबर पर है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, इसलिए 2 नंबर यहां पर डाल देंगे। फिर हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय, वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि एक अच्छे विद्वान थे, और इनकी माता हेमरानी भी अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किसके साथ हो गया, रूप नारायण सिंह के साथ हो गया, और विवाह के बाद MA तक शिक्षा प्राप्त की। संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया, और भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें निर्जा पर 500 रुपए का
सक्सेरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया और सन 1987 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, जितना ब्लैक पेन से है महादेवी वर्मा जी के इस जीवन परिचय में आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह जीवन परिचय आता है, और आएगा जरूर क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक रचना का नाम क्या हो जाएगा? दीप शिखा इनकी एक रचना का नाम हो गया। और अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर एक होगा पद्यांश और दूसरा होगा श्लोक। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं आपको बताऊंगा इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। चाहे तो आप गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करें, चाहे आप श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करें, 4 नंबर ही आपको मिलेंगे। तो यहां पर श्लोक क्या है? मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति। और यहां पर आप देख सकते हैं कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। किस तरीके से लिखा जाएगा इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा है, इसलिए 6 का अथवा मैंने यहां पर हेडिंग डाली है। यहां पर भी आपको इस साइड में 6 अथवा डाल देना है और श्लोक के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। तो संस्कृत के किसी भी श्लोक का आप संदर्भ लिखेंगे तो आप इसी तरह से लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। बस आपको चेंज क्या करना है? पाठ का नाम चेंज करना है। जिस पाठ से श्लोक होगा उस पाठ का नाम चेंज करना है, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है इसका हिंदी अनुवाद। चलिए मैं आपको बता दूं, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, यानी जब मनुष्य अभिमान को छोड़ देता है तो वह सबका प्रिय हो जाता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। इस तरीके से आपको इस पेज पर इसी प्रश्न का उत्तर करना है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं क्या पूछा जाएगा। इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न है यहाँ पर, और प्रश्न संख्या 7 का इसी तरीके का पूछा जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप वही श्लोक लिखेंगे जो पेपर में ना आया हो। तो आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप 2 श्लोक जरूर याद कर लीजिएगा। यदि एक आ जाता है तो दूसरा आप लिख सकते हैं और ये 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। उत्तर कैसे लिखा जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 7 का, और यहां पर मैंने दूसरा श्लोक लिख दिया है क्योंकि मानम हित्वार्थ वाला श्लोक आ चुका है जो अभी मैंने आपको बताया है, जिसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दूसरा श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों में, साथ ही साथ आपका भी और आपके मित्रों का भी मार्गदर्शन होता रहे, ये मेरी कामना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न 7 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है पिता कस्मात् उच्चतरः अस्ति। उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से खाता उच्चतरः पिता अस्ति। प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है गृहे सता मित्रम किम अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा भार्या मित्रम गृहे सता। इसके बाद आपको इस पेज पर और कुछ भी नहीं लिखना है, पेज पलट दीजिएगा अच्छे से, आपकी कॉपी भी भरती रहेगी और साफ सुथरा लिखा होगा। तो एग्जामिनर आपको बड़े अच्छे अंक देने वाला है, इसलिए यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखिएगा। प्रश्न संख्या 8 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, 8 का के अंतर्गत करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। और आपको उदाहरण भी लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है। आपको मैं बता दूं कि करुण रस यदि आप याद कर लेते हैं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आना तय है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हास्य और करुण दोनों रस आते हैं, आप किसी भी रस की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से उत्तर लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। और
और यहाँ आप देख सकते हैं करुण रस की परिभाषा बिल्कुल आसान है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है? बिल्कुल आसान। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इस तरीके से परिभाषा और उदाहरण आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। 8 खा के अंतर्गत प्रश्न है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा जिसमें लिखा है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के लिए, आप उनको जरूर देख लीजिए। मैंने सब कुछ बता दिया है कि कौन सा अलंकार आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा रस है महत्वपूर्ण, कौन से प्रश्न है, कौन सा गद्यांश, कौन सा पद्यांश, सब कुछ बता दिया है आप, और कौन सा निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सब कुछ बता दिया है। आप देखिए उन वीडियोस को और शेयर भी करते रहिए। तो यहां पर प्रश्न क्या है? रूपक अलंकार की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है। इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, रूपक अलंकार। परिभाषा बिल्कुल आसान है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण तो बिल्कुल आसान है। यहां आप देख सकते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। इस तरीके से इस पेज पर 2 ही प्रश्नों का उत्तर आया है, और जो 8 गा प्रश्न है यह भी 8 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर? तो सोरठा छंद की परिभाषा क्या हो जाएगी? यहां पर आप देख सकते हैं सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण क्या है? जेहि सुमिरत सिद्ध होए, यह पहला चरण है, यह पहला चरण है। दूसरा है गणनायक करिवर वदन, यह दूसरा चरण है। और तीसरा चरण क्या है? करहु अनुग्रह सोए, यह तीसरा चरण। चौथा चरण है बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और इस तरीके से आपको मात्राएं भी लगा देनी है। इसे लघु कहते हैं, और जो अंग्रेजी के यस अक्षर के समान है इसे गुरु कहते हैं। इसकी 1 मात्रा और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11 मात्राएं। और आपने पढ़ा भी है कि सोरठा के 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में आप देख सकते हैं 11-11 मात्राएं हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13। यहां पर आप देख सकते हैं 13-13 मात्राएं हैं। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। प्रश्न संख्या 9 का के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो यहां पर 6 दिए गए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना है, और यहां पर 9 का और जिस शब्द का आप एक शब्द बनाएंगे उसका नंबर यहां पर डालिएगा। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए पहला, तीसरा और छठा, मैंने 3 का एक शब्द बनाने का प्रयास किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। सु से क्या बन जाएगा? सुंदर। प्रति से प्रतिदिन बन जाएगा। अभि से क्या बन जाएगा? अभिलाषा। प्रश्न संख्या 9 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 प्रत्यय दिए गए हैं, ना, पन, एक, ई। आपको किन्हीं 2 के मेल से एक शब्द बनाना है। प्रश्नोत्तर नंबर नहीं डालना है आपको बार बार। इस तरीके से 9 खा डाल देना है। और यहां पर दूसरा है पन, पन से क्या बन जाएगा? बचपन। और तीसरा है इक से क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। अगला है यहां पर प्रश्न संख्या 9 गा के अंतर्गत आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, राधा कृष्ण और चौराहा सप्तधानी यहां पर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा राधा कृष्ण और चौराहा में कौन सा समास है या विग्रह क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डालना है, प्रश्नोत्तर नहीं डालना है। 9 गा इस तरीके से डाल देना है। पहला है राधा कृष्ण, विग्रह क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण। इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। और यहां पर तीसरा जो है उदाहरण चौराहा, चौराहा में विग्रह क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। और समास कौन सा है? द्विगु समास है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं घर, मानुष, गांव और चांद। मैं आपको बताऊंगा मानुष
और गांव का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से 9 घा आपको डाल देना है। दूसरा है तो दूसरा, तीसरे का कर रहे हैं तो तीसरा, यदि पहले का कर रहे हैं तो पहला, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। मानुष है उदाहरण के लिए दूसरे नंबर पर, तो मानुष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मनुष्य। तीसरे नंबर पर है गांव, तो गांव का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 अंगा के अंतर्गत है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा ईश्वर और कमल के पर्यायवाची, क्योंकि महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इस तरीके से आपको डालना है 9 अंगा ईश्वर, इस तरीके से आपको लिख लेना है ब्लैक पेन से। फिर ईश्वर का पर्यायवाची होगा प्रभु भगवान, और दूसरा है कमल, कमल का पर्यायवाची क्या होगा, जलज पंकज। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 9 के उत्तर आपको एक पेज पर ही दे देना है। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार से होगा। प्रश्न संख्या 10 का निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं प्रति उत्तरम और स्वागतम का संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या होगा। इस तरीके से नए पेज पर आपको प्रश्नोत्तर संख्या 10 डाल देना है और यहां पर आप 10 का डाल देंगे। और पहला है प्रति उत्तरम, क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद प्रति प्लस उत्तरम, और इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है। और इसके बाद दूसरा है स्वागतम का संधि विच्छेद सु प्लस आगतम, इसमें भी कौन सी संधि है, यण संधि है। अगला प्रश्न है 10 खा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं मधु अथवा नदी, और दूसरा है फल अथवा मति। आपको मधु अथवा नदी में से और फल अथवा मति में से एक एक में से एक एक का क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखना है। और जो आपके पेपर में पूछा जाएगा उस विभक्ति और उस वचन का रूप लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए मधु का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, मधुभ्याम हो जाएगा। और फल का दूसरे में से यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फल का, पहले में बताया है मधु का और दूसरे में बता रहा हूं फल का। फल का क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप फलाभ्याम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है 10 गा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा अहसम में कौन सी धातु है, कौन सी लकार है, पुरुष तथा वचन कौन सा है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है उत्तर। 10 गा का पहला है अहसम, अहसम में धातु कौन सी है, हस धातु है। लकार कौन सी है, लंग लकार है। और पुरुष है उत्तम पुरुष, तथा वचन कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक वचन है। तो कुछ इस तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि किस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी लिखें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में इतना शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके मित्रों को इस वीडियो से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल कम है और आप उसी तरीकों को सीखिए, कॉपी लिखने के तरीकों को सीखिए, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका भी वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया है, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद।